लो भाई निकाल लो नोट्स। AS 28 कर रहे थे हम, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। जल्दी से बताओ मुझे इसमें हमने क्या किया था। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, कल हमने क्या डिस्कस किया था। इम्पेयरमेंट का मतलब आपकी WDV, जिसे हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं, इसे कंपेयर करते हो किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब उस एसेट से आप क्या बना लोगे, और एसेट किसी भी एसेट से पैसा बनाने के दो तरीके होते हैं। पीछे बातें नहीं भाई। किसी भी एसेट से पैसा बनाने के दो तरीके हैं। अच्छा, अगर कोई एसेट है जिससे पैसा बनना ही नहीं है, तो क्या उसे एसेट भी बोलोगे। अगर कोई एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो तो क्या हम उसे एसेट बोलते हैं, नहीं। और किसी भी एसेट में अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो उसे रियलाइज करने के दो तरीके हैं। कैसे कैसे, या तो उस एसेट का इस्तेमाल करके पैसा बना लो, या फिर सेल करके। अगर आप यूज करके बनाना चाहते हो तो उसे कहा जाता है वैल्यू इन यूज। और अगर आप बेच के कमाना चाहते हो तो सेलिंग वैल्यू होती है, बट यूजुअली उसे क्या से देखा जाता है, नेट सेलिंग प्राइस से, विच इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आप इन दोनों में से किसको रिकवरेबल अमाउंट कहते हो। देखो, अगर बेच के कमाने में ज्यादा फायदा है इन कंपैरिजन टू यूज करने में, तो आप क्या प्रेफर करोगे, बेचना। तो हमें तो दोनों में से जो अच्छा लगेगा, जिसमें ज्यादा पैसा दिखेगा, हम तो उसको ही बेनिफिशियल मानेंगे। तो रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों की हमेशा क्या होती है, हाइयर। और हमने फिर कंपैरिजन किया था, अगर कैरिंग अमाउंट कम है, कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, इंपेयर होगा या नहीं होगा। कैरिंग अमाउंट कम है, बुक्स में वैल्यू है 1 लाख, एसेट से बनाएंगे 1.5 लाख, क्या इंपेयर होगा। इंपेयर क्यों किया जाता है, बिकॉज आप उस एसेट से कमा नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं है 1 लाख की 1.5 लाख कमाऊंगा तो इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं। और अगर उल्टा हो तो एसेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट 1.5 लाख है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट 1 लाख है, तो क्या इंपेयरमेंट होगा, यस। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था, क्या इंपेयरमेंट को हर साल चेक करना होता है, हर साल इंपेयरमेंट के लिए कैलकुलेशन होती है, नहीं। ओनली व्हेन देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल, वो मोटा मोटी पढ़ लेना, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता कि क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंडिकेटर है। बट मैं आपसे कह रहा हूं कुछ एसेट ऐसी भी है जिनके लिए इंडिकेटर का वेट नहीं करना, एनुअली चेक करना ही पड़ेगा। कितनी एसेट थी, 3, कौन कौन सी, गुडविल, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड तो बुक्स में नहीं आती। दूसरा, ऐसी इनटेंजिबल एसेट जिनकी अंडर अभी जो कंस्ट्रक्शन है या उनकी डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हुई है, मतलब सेल्फ जनरेशन कर रहे हो आप किसी इंटेंजिबल एसेट का और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर जनरेशन है, तो क्या उनको भी एनुअली चेक करना होता है, यस। और तीसरा, ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ आपने 10 साल से ज्यादा ली है। इन तीनों क्लास ऑफ एसेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, एनुअली चेक करना पड़ेगा कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो रही है। और इंपेयरमेंट में ये कैलकुलेशन की जाती है। इतना ही हमने डिस्कस किया था, इससे ज्यादा नहीं किया था। वन बाय वन इनका मीनिंग समझते हैं। देखो, कैरिंग अमाउंट का तो मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, तो बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वही होगी। हमें ये दोनों चीजें निकालनी सीखनी है, कैसे निकलती है, ठीक है। जैसे AS 2 में हम कहते हैं इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवरेज लो, तो हमने कॉस्ट निकालना सीखा, हमने NRV निकालना सीखा। यहां पे भी सेम मुझे ये दोनों चीजें निकालनी सीखनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मतलब इस्तेमाल करके क्या बनाओगे। क्या फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल एक ही साल होता है, कई सालों तक होता है। तो बेसिकली जब हम वैल्यू इन यूज की बात करते हैं, तो वैल्यू इन यूज मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट फ्यूचर कैश इनफ्लोस। आप लिख लेना, जो आपके नोट्स है उसमें बता देता हूँ कहाँ पे लिखोगे। जो पहले पेज पे स्पेस खाली यहाँ पे लिख लो, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज
इट मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू, अरे बात नहीं भाई, इट मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश इनफ्लो। वैल्यू न्यूज को बिल्कुल सिंपल सेंस में अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है सर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि पैसा दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल कमाओगे तो उसकी आज क्या वैल्यू है वो हमें देखनी है। तो दैट शुड बी कैलकुलेटेड बाय असर्टेनिंग प्रेजेंट वैल्यू। किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर? नेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज। नेट इनफ्लो इसलिए बोला सर, एसेट का यूज करोगे जब माल बनाओगे तो खर्चा भी तो लगेगा ना, यस और नो? प्रोडक्शन करने में कॉस्ट भी तो आएगी। 100 का बना रहे हो, 120 का बिकेगा तो तुम्हारी कमाई तो 20 ही रुपए हुई ना। तो हम यहाँ पे नेट फ्लोज को देखते हैं सर, कुछ आएगा कुछ जाएगा, नेट में क्या मिलेगा, दैट इज योर बेनिफिट ऑफ यूजिंग दैट एसेट। अगर आप कह रहे हो सर एसेट से 120 रुपए का प्रोडक्ट बिकते हैं तो सर 120 थोड़ी बेनिफिट दे रही है, 100 तो बनाने में भी लग रहा है, बेनिफिट कितना दिया उसने? 20 रुपए का। तो हम यहाँ पे जो भी नेट कैश फ्लो आने वाला है फ्यूचर में उसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज नोन एज वैल्यू इन यूज। और दूसरा पार्ट क्या है, हम किसी भी एसेट से दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इस्तेमाल करके या फिर बेच के। तो उसको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वहां तो हम सिंपली क्या देखना चाहते हैं कि बेचने पर क्या मिलेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? चलो अब वन बाय वन समझते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेट सेलिंग प्राइस। मुझे दोनों पार्ट को समझना है तो फिर हमारा इंपेयरमेंट लॉस का पार्ट पूरा हो जाएगा। पहले बात करते हैं नेट सेलिंग प्राइस की। एज द नेम सजेस्ट, नेट सेलिंग प्राइस, हम एनआरबी में भी तो ये बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं सर एसेट को बेच तो देंगे लेकिन बेचने पर क्या लगेगा? खर्चा। तो उस खर्चे को माइनस करेंगे ये देखने के लिए कि नेट हमारे हाथ क्या लगेगा। लेट्स से एक मशीन है जिसे मैं बेचने की सोच रहा हूं, 2 लाख में बिकेगी, लेकिन सर बेचने से पहले हमने हमारे जमीन फैक्ट्री में उसे जमीन के साथ अटैच कर रखा है, फिट कर रखा है, किसी मैकेनिक को बुलवा के उसे हटानी पड़ेगी, 5,000 का खर्चा आएगा। साथ ही साथ उसे मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा, 10,000 का खर्चा फर्दर आएगा। हाँ, उसके बाद 2 लाख में बिक जाएगी। तो मुझे बताओ आप 2 लाख में बेच के भी क्या नेट वसूल कर पाओगे? 5,000 का खर्चा पहले लगा, 10 बाद में कितना लग गया? 15। तो आपके हाथ क्या आया? 1,85। तो दिस विल बी नोन एज नेट सेलिंग प्राइस। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर बेचने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं तो वो क्या करने पड़ेंगे आपको? माइनस। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है सर? मशीनरी है, देखो जिस चीज की इन्वेंटरी में आप डील करते हो उसका आपको पता होता है रूटीनली कितने में बिकेगी, लेकिन मान लो मशीन की बात करूं तो क्या मुझे पता होगा ये मशीन कितने में बिक जाएगी? क्या एक रेडिली अवेलेबल प्राइस आपके पास हमेशा हो ऐसा जरूरी है? नहीं। इन्वेंटरी बना के बेचते हो उसमें आप 10 सालों से काम कर रहे हो, आपको पता है ये माल कितने में बिकेगा। लेकिन आपके फिक्स्ड एसेट जिसे आप बेचने का काम नहीं करते हो तो जल्दी से आपको डीलर मिल पाना जो आपकी उस एसेट को खरीद ले, ऊपर से सेकेंड हैंड मशीन है, वो क्या भाव लगाएगा कोई कंफर्म नहीं होता। तो प्रैक्टिकली इस केस में सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा आपको ये डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आज एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेट से मान लो एक एसी पुरानी हो गई है तो बेचने की सोचें तो हमें कंफर्मिटी के साथ नहीं पता कि कितने में बिक जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में हमारा काम नहीं है पुरानी एसीज को बेचना, तो हमें नहीं पता मार्केट में लोग कितना कोट करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। एएस ने कहा अगर मल्टीपल वैल्यूज आपके सामने हो, इफ देर आर मल्टीपल वैल्यूज, तो जो ज्यादा रिलायबल हो ना हमेशा उसको यूज करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सारी रिलायबल है तो कोई एवरेज या कोई प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइस को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इफ द रेंज ऑफ वैल्यूज, जब आप बेचने जाते हो आपको मल्टीपल अमाउंट मिलते हैं तो आपको एवरेज ले लेना चाहिए या जो ज्यादा प्रोबेबल लगता है वो अमाउंट ले लेना चाहिए। However, if one price is more realistic, then consider that amount. For example, हमने सोचा कि इस एसी को बेच के आएंगे, 4 लोगों से पूछा, पहले ने बोला कि 14,000 रुपए दे दूंगा, दूसरे ने बोला 15,000 रुपए, तीसरे ने बोला 13,000 रुपए और एक ने बोला है 14,500। ऐसे केसेस में आप देखोगे सबका प्राइस मोर और लेस सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, किसको बेटर प्राइस मानना चाहिए? क्या करूं? एवरेज। सबसे सिंपल तरीका सर, चारों का लेके टोटल को 4 से डिवाइड करके सिंपल एवरेज निकाल लो। तो हमने कहा एवरेज प्राइस को कंसिडर कर लो। लेकिन दूसरी तरफ सर एक व्यक्ति बोला 2,000 रुपए और दूसरा कह रहा है कि 14,000 में मैं ले लूंगा, एंड हमने मार्केट में पता किया था, एक दो फ्रेंड ने भी हाल फिलहाल में 12-13,000 में तो बेची ही है। एक दो फ्रेंड से पता किया था, वो कह रहे 12-13,000 में बिकी थी उनकी।
अभी जब हमने पूछा तो एक व्यक्ति तो 2000 बोल रहा है, एक 14, बताइए किसको लेना चाहिए? क्या इस केस में भी एवरेज की जानी चाहिए? क्या 2000 आपको किसी भी महीने से रिलायबल प्राइस लग रहा है? नहीं। इस केस में दो ऑप्शन थे, आपको पता है पास्ट में 12-13 में हाल फिलहाल में बिकी है, तो आप वाले के लिए कौन सा ज्यादा रिलायबल हुआ? 14। बस यही बात एएस कहता है कि जो सबसे ज्यादा रिलायबल रियलिस्टिक लगे वो ले ले। हालांकि हमें क्वेश्चन में कभी भी ये यूज नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से था। ठीक है, ऊपर लिख भी लेना इसकी हेडिंग में, फॉर कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालते टाइम जो आपको ज्यादा रिलायबल अमाउंट लगे वो ले लेना, अगर रिलायबल सारे ही हैं तो फिर एवरेज ले सकते हो। हालांकि क्वेश्चन कभी इस पे ऐसे ही पूछता नहीं है, बस आपको बेसिक की बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंप्यूटिंग नेट सेलिंग प्राइस। जब आप नेट सेलिंग प्राइस निकालते हो, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि सर सेलिंग के लिए होने वाले खर्चे क्या करोगे? माइनस। बट ध्यान रखना, नेवर डिडक्ट फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस का खर्चा कभी माइनस नहीं किया जाता, और सिमिलर वे में इनकम टैक्स का खर्चा भी माइनस नहीं होगा। मान लो मेरे पास एक एसेट है, कोई मान लो बिल्डिंग है, मैं उसे बेचने की सोच रहा हूं, बेचने पर कैपिटल गेन हो सकता है, और कैपिटल गेन होगा तो टैक्स भी लगेगा। तो क्या नेट सेलिंग प्राइस निकालते टाइम वो जो होने वाला टैक्स है क्या वो भी माइनस करना होता है? नहीं। फाइनेंस का खर्चा, कोई ब्याज व्याज का खर्चा पड़ रहा हो या फिर आपका जो टैक्स का खर्चा पड़ रहा हो, ये कभी भी माइनस नहीं किए जाते। दो आइटम कभी माइनस नहीं होते, कौन कौन से? फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा इनकम टैक्स एक्सपेंस। इसका एक एग्जांपल करेंगे, एक बार के लिए सिर्फ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम AS2 कर रहे थे तो हमने कहा था एनआरवी निकालने के लिए वहां आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। अगर हमने पहले से कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, मान लो मेरे पास 1000 यूनिट पड़ी है, 700 का मैंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 60 रुपए के हिसाब से, और अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 55 रुपए। सोच के आंसर करना, मेरे पास 1000 यूनिट पड़ी है, मैंने ऑलरेडी 700 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसमें मैं 700 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, और बाकी वैसे मार्केट का भाव चल रहा है 55 रुपए। मुझे सोच के बताओ, मुझे सेलिंग प्राइस किसे मानना चाहिए, 60 या 55? 60 को। 1000 में से 700 के लिए तो क्या लेंगे? 60, और बाकी बची 300 के लिए। ये पॉइंट हमने ये में पढ़ा था, सेम पॉइंट यहां भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, बाइंडिंग एग्रीमेंट कर रखा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम एज AS2। बस ये 2-3 बात ही ध्यान रखनी है आपको जब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, नेट सेलिंग प्राइस। एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं इन 2-3 मुद्दों को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, हमें इंपेयरमेंट का लॉस निकालना है, कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है, रिकवरेबल अमाउंट चाहिए होती है। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें देखनी होती है, वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है, एक्स लिमिटेड ओन्स अ मशीन विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 लाख एज ऑन 31 मार्च 2005। कैरिंग अमाउंट तो मिल गया। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट द मशीन कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर 11,50,000। मैनेजमेंट का मानना है कि अगर हम इसे बेचने जाएं तो 11.5 लाख में ये बिक सकती है। टू कंप्लीट द सेल फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड। देखो, बेचने के लिए सर कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बिकेगी। क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा? सेलिंग का कमीशन देना पड़ेगा, बेचने के लिए किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा और एजेंट लेगा कमीशन। कितना कमीशन लेगा? 40,000। मुझे बताओ, क्या नेट सेलिंग प्राइस निकालते टाइम क्या इसे माइनस किया जाना चाहिए? यस और नो? हाँ या ना? यस, माइनस होगा। लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सर जब बेचेंगे तो कुछ कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है, बेचने पर होती है कई बार, जैसे खरीदते टाइम रजिस्ट्री होती है, ऐसे बेचने पे भी हो सकती है। क्या ये भी इंसिडेंटल टू सेल है? यस और नो? यस, ये भी माइनस होने चाहिए। यस। थर्ड पॉइंट, ये जो मशीन है ना, ये मशीन हमने लोन पे ले रखी है। अगर आपने किसी एसेट के ऊपर कोई लोन ले रखा हो तो क्या आप उस एसेट को ऐसे ही बेच सकते हो? पहले क्या करना पड़ता है? लोन क्लियर। अब लोन तो आपका हो सकता है 5 साल के लिए था, 10 साल के लिए था, अभी 2 ही साल हुए। तो ऐसे केसेस में जब लोन क्लियर करवाने जाते हो, टाइम से पहले पैसा देना चाहते हो, तो कभी कभी बैंक आप पे पेनल्टी लगा सकता है। अब आपको सर बैंक पेनल्टी क्यों लगाएगा, हम तो लोन वापस देने जा रहे हैं।
आप टाइम से पहले देने जा रहे हो। बैंक अपनी सारी कैलकुलेशन करके रखता है कि भाई ये पैसा 5 साल बाद आएगा, इसको उस टाइम पे इसको उधार दे देंगे। तो बैंक कहता है तुम्हारी वजह से मुझे मेरी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, तुम 2 साल बाद क्यों लेके आ गए, 3 साल तक तो मुझे ब्याज देने वाले थे, फर्दर वो नहीं दे रहे तो कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। प्री पेमेंट पेनल्टी है और लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द मशीन कितना पेनल्टी लगाई जाएगी, 60,000। मुझे बताओ क्या ये इंक्लूड होगी या माइनस की जाएगी? ये काइंड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है। समझ में आया? फाइनेंस कॉस्ट को मैंने कहा था एडजस्ट नहीं करना, तो क्या इसको माइनस किया जाएगा? द आंसर इज नो। कैपिटल गेन भी होगा सर बेचने पर, कितना होगा? 75,000। क्या ये भी डिडक्ट किया जाएगा? मैंने क्या कहा था क्या क्या डिडक्ट नहीं होता? फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो ये दोनों ही चीजें आपको एक्सक्लूडेड रखनी होती है। एसेट की वैल्यू इन यूज है 11,20,000। आपको बताना है क्या इंपेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इंपेयरमेंट के पर्पज से जब भी हमें इंपेयरमेंट चेक करनी होती है, हम किस किस को कंपेयर करते हैं? किस किस को? कैरिंग अमाउंट को और रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट इज 12 लाख। एंड रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? इट इज द हायर ऑफ, किस किस का हायर? वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे या फिर बेच के क्या बनाएंगे, विच इज नोन एज नेट सेलिंग प्राइस। क्या मुझे बता सकते हो इस्तेमाल करके क्या बनेगा? ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इस पार्ट में हमारा फोकस सिर्फ नेट सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना सीखना था। वैल्यू इन यूज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है 11,20। और नेट सेलिंग प्राइस सर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना था? 11,50। लेकिन क्या कुछ खर्चे भी लगेंगे? यस। कौन कौन सा? कमीशन माइनस होगा क्या? यस। लीगल चार्जेस क्या है वो भी माइनस होंगे? यस। कितने रुपए हैं? क्या फाइनेंस कॉस्ट या इनकम टैक्स माइनस होगा? नहीं। तो व्हाट विल बी द नेट सेलिंग प्राइस? 10,95। तो अब मुझे बताओ वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करके 11,20 बनेंगे, बेच के बनेंगे 10,95, कौन सा प्रेफर करोगे? इस्तेमाल करना। तो इसका मतलब व्हाट विल बी द रिकवरेबल अमाउंट? 11,20,000। बात समझ में आई? क्लियर हो गया सभी को तरीका कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब बताओ क्या इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा? कितना? 80। सर हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट 12 लाख है जबकि रिकवरेबल अमाउंट 11,20 है। सो इंपेयरमेंट लॉस ऑफ ₹80,000, 12 लाख माइनस 11,20 विल बी रिकॉर्डेड। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यस और नो? 80,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आपको रिकॉर्ड करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपको कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करना है। एंड रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है सर? जो भी एस्टिमेटेड माल बिकना है उसकी वैल्यू माइनस जो खर्चे लगने हैं, एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स। क्या ये बातें क्लियर है? चलो पहला पार्ट, इसमें इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। एग्जांपल नंबर 3, व्हाट विल बी योर आंसर टू एग्जांपल 2? ऊपर वाले एग्जांपल में आपका क्या आंसर होता अगर बैलेंस शीट डेट से पहले X Limited has entered into a binding agreement to sell the machine for 11,20,000 and all the expected expenses will be incurred as above। अगर आपने 11,20 का प्राइस ले लिया है किसी से, तो ऐसे केसेस में मार्केट प्राइस 11.5 लाख को लिया जाएगा या फिर आपका जो बाइंडिंग प्राइस है वो 11,20 बन जाएगा। 11,20। तो यहां पे सिंपली लिख लेना इन सच केस while computing net selling price, while computing net selling price rupees 11,20,000 will be taken as expected selling price। नेट सेलिंग प्राइस क्या पड़ेगा इस केस में बताना जरा? 11,20 तो था ही सर, माइनस क्या खर्चे माइनस होंगे? यस। कितने कितने? 40 और 15।
55,000 रुपए, कितना हो जाएगा? 10,65,000। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या आपको वैल्यू इन यूज दे रखी होगी? अगर मैं एग्जाम्पल 3 देखूं तो क्या इस केस में वैल्यू इन यूज बनेगी? जब आपने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया है तो क्या यूज करने का आपको कोई ऑप्शन बचा? नहीं, तो फिर वैल्यू इन यूज कितनी बन जाएगी बाय डिफॉल्ट? 0, क्योंकि वैल्यू यूज तो कर ही नहीं सकते ना, अब आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया है। तो अब बताओ जरा इंपेयरमेंट लॉस कितना बन जाएगा, निकाल दो कितना होगा, कितना लॉस हो जाएगा इंपेयरमेंट का? 1,35,000, 1,35,000 का इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। वैल्यू इन यूज 0 क्यों लिए, समझ में आ गया ना सभी को? क्योंकि हमने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया है बेचने का। अगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई वैल्यू इन यूज विल बी 0। कुछ नहीं होगी सर वैल्यू इन यूज। अब ये मत सोचना कि सर कंपनी ने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है क्यों, जब इस्तेमाल करने में ज्यादा बंदे, मे बी कंपनी को कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिख रहे हो, यहाँ तो थोड़ा सा बेनिफिट है, वहां सोच रहे हैं पैसा डबल ही हो जाएगा। तो कोई भी रीजन हो सकता है चांदी में इन्वेस्ट करना हो इन्हें। एग्जाम्पल 2 और 3 क्या हुआ लास्ट में दीपांशु, दिख नहीं रहा क्या? इंपेयरमेंट लॉस है 1,35 का हो गया ना, 1,35 का हो गया, 12 लाख की एसेट है, 10,65,000 नेट सेलिंग प्राइस है, तो 1,35 का लॉस आ गया। नेट सेलिंग प्राइस का इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें अगर रिकवरेबल, बस बातें नहीं हुई बीच में, जब हम वैल्यू इन यूज जब हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, सारे यहां पे ध्यान दो, जब हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं तो हम दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, किस किस पे? एक तो नेट सेलिंग प्राइस और दूसरा वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस आप सीख गए, इतना ही होता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा? वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको लिखवाया था। वैल्यू इन यूज में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में आने वाले पैसे की क्या निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब मैं कह रहा हूं सर ये एक एसेट है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, अगले 2 3 4 सालों में इतना इतना माल बना के देगी, मैं उसे बेचूंगा और पैसा बनेगा। बट क्या पूरा सेल ही आपका प्रॉफिट होता है? नहीं, सेल के लिए कुछ खर्चा भी तो करना पड़ता है, तो हमेशा नेट जो कैश फ्लो आने वाला है उसी को आपका बेनिफिट बोला जाएगा। तो वैल्यू इन यूज में फ्यूचर में आने वाले पैसे को हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज नोन एज वैल्यू इन यूज। एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर हम कैलकुलेशन समझेंगे। नेट कैश फ्लो देखना होता है, नेट का मतलब क्या होता है सर, जो इनफ्लो होगा उसमें से जो आउटफ्लो होना है, खर्चे होने, वो क्या कर देंगे, माइनस। और याद रखना यहां भी हमें क्या देखना होता है, बिफोर टैक्स। मतलब मान लो एक मशीन ए है, उसका इस्तेमाल करके अगले साल में 15 लाख रुपए की सेल करूंगा, और एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी 10 लाख, तो कितना प्रॉफिट बना लिया मैंने, 5। एंड सर मेरे ऊपर 30% टैक्स भी लगता है, तो 5 लाख तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ ना। 30% टैक्स माइनस करूंगा तो नेट बचता है 3.5 लाख। तो कैश फ्लो 5 लाख को लोगे या 3.5 को? AS 28 कहता है द कैश फ्लो शुड बी टेकन एज बिफोर टैक्स, यानी प्री टैक्स कैश फ्लो लेने होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब दूसरी बात सर, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो एक डिस्काउंटिंग के लिए भी रेट गिवन होती है, यस और नो? वो डिस्काउंटिंग की रेट भी हमेशा आपको क्या लेनी होती है, प्री टैक्स। तो कैश फ्लोज भी बिफोर टैक्स वाले और डिस्काउंटिंग की रेट भी कौन सी लेनी होती है, प्री टैक्स। एंड जब इनफ्लो और आउटफ्लो निकाले जाते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब मान लो आपने लोन भी ले रखा है, 15 लाख का माल बेचा, 10 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, नेट बना 5 लाख। सर 1 लाख का ब्याज भी जाता है सालाना, क्या वो भी माइनस करना है? क्या 1 लाख का जो ब्याज जाता है, जो आपने लोन ले रखा है, क्या वो इंटरेस्ट भी माइनस करना है? द आंसर इज नो। अगेन क्या कहा गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंसिडर कभी भी नहीं करना। सेम बात हमने यहां भी बोली थी, फाइनेंस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। देखो फाइनेंस कॉस्ट इस एसेट के लिए नहीं होती, वो ओवरऑल बिजनेस के लिए होती है। जब किसी एसेट की वैल्यू इन यूज या रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हो तो फिर उसके रिलेशन में उस फाइनेंस कॉस्ट को एडजस्ट कभी भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट,
कैश फ्लो शेल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर 5 years। एक मशीन है सर, 15 सालों तक इस्तेमाल होगा, तो क्या वो 15 साल मुझे बेनिफिट देगी? अगर मैं कह रहा हूं सर मेरे पास एक एसेट है, उसका 15 साल तक मैं यूज करूंगा, तो क्या 15 सालों तक वो मुझे बेनिफिट देगी? यस। हम तभी तो यूजफुल लाइफ भी 15 साल लेते हैं और डेप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन एएस 28 क्या कहता है कि देखो 15 साल का जब आप एस्टिमेशन लगाने बैठोगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें कैसे पता कि छठे साल में ये कितना प्रोडक्शन बना के देगी और उसका कितने में माल बिकेगा, कितना कमा लोगे? कह रहे सर बहुत मुश्किल है इसकी एस्टिमेशन कर पाना। प्रैक्टिकली तुम बोल तो दोगे कि 15 साल इस्तेमाल होगा, लेकिन 5-6 सालों के बाद एस्टिमेशन, जितना फ्यूचर में जाते जाओगे एस्टिमेशन उतना ही लेस रिलायबल हो जाता है। आज से 2 साल बाद की बात का एस्टिमेशन लगाना और आज से 20 साल बाद की बात का एस्टिमेशन लगाना, कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा? ऑब्वियस है 2 साल। नियर फ्यूचर ज्यादा रिलायबल होता है, फार फ्यूचर हमेशा लेस रिलायबल होता चला जाता है। तो एएस 28 कहता है मैक्सिमम कितने सालों का कैश फ्लो आपको लेना चाहिए? सिर्फ 5 साल। क्या उससे ज्यादा लिया जा सकता है? यस, बट इट शुड बी जस्टिफाइड। कोई जस्टिफिकेशन दो कि हम 5 साल के बियॉन्ड क्यों ले। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है, इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदलती है, ऐसे कैसे तुम्हारे 50 साल का कैश फ्लो ले ले? तो जस्टिफिकेशन जरूर देना पड़ेगा कि आप 5 साल से हायर ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। हमारे जितने भी क्वेश्चन आईसीआई बनाता है हमेशा 5 साल ही लेता है। तो अब समझ जाना 5 साल इसलिए नहीं है कि आईसीआई को क्वेश्चन 5 साल का बनाना था, 5 साल इसलिए है बिकॉज एएस 28 कहता है कि कैश फ्लोज कितने साल कंसिडर होने चाहिए? 5 साल। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या चीज? जो डिस्काउंटिंग के लिए रेट लेते हो, देखो मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक डिस्काउंट रेट ली जाती है 10%, 12%, 13%, वो भी प्री टैक्स की होनी चाहिए। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ना, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। एफएम पढ़ोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रेट क्या होती है, एवरेज कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें वहां समझोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि प्री टैक्स रेट लेनी होती है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो भी एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, वाई लिमिटेड निकाले सभी ने, शिवांश भाई। वाई लिमिटेड यूजेज अ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 9,50,000। एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 9.5 लाख। इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फॉलोइंग प्री टैक्स नेट कैश इनफ्लो। क्या इन्होंने ऑलरेडी मुझे नेट दे दिया? यस। क्या इन्होंने मेरे को ऑलरेडी प्री टैक्स दिया है? यस। सर 3 साल इस एसेट का इस्तेमाल करेंगे, हर साल 3,20, 3 लाख और 2,80 का नेट कैश इनफ्लो आने वाला है। क्या इन कैश फ्लो में खर्चे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं? यस। क्या टैक्स माइनस कर रखा है या नहीं कर रखा? क्या हमने टैक्स माइनस कर रखा है या नहीं कर रखा? नहीं। कैसे पता? प्री टैक्स है, नीचे टैक्स की रेट बताई 30%। क्या टैक्स माइनस होगा? टैक्स भाई तो खर्चा है, क्या टैक्स भी एक खर्चा है? यस। तो क्या टैक्स भी यहां से माइनस करना चाहिए? नहीं। एएस 28 ने क्या बोला, जब वैल्यू इन यूज निकालोगे तो क्या टैक्स माइनस करना होता है? नहीं। क्या सेम चीज नेट सेलिंग प्राइस के लिए भी बोली थी? यस। फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस नहीं करना, क्या सेम बात वहां भी बोली थी? यस। दोनों जगह पे कॉमन पॉइंट है, दोनों जगह चाहे वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो चाहे नेट सेलिंग प्राइस, दो चीजें हमेशा इग्नोर की जाती है। कौन कौन सा? फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेस। ठीक है, तो यानी ये कैश फ्लो मेरे को ऐसे ही यूज करने हैं। आगे कहा मैनेजमेंट प्रपोजेस टू डिस्काउंट दी अबव कैश फ्लो। मैनेजमेंट कह रही है 3 साल पैसा आने वाला है ना, एक काम करते हैं इसको डिस्काउंट करते हैं। क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है? क्या एज इट इज जोड़ना होता है? वैल्यू इन यूज इज द सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज, और वैल्यू इन यूज इज द सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो। क्या लेनी होती है हमें? प्रेजेंट वैल्यू। एज इट इज ऐड नहीं करना, हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। एक बात सोचो, एक पैसा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आने वाला है, सेम वैल्यू थोड़ी हो जाएगी आज उसकी, तो हमेशा हम उसे टाइम वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं, जिसके लिए हम क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो कंपनी कह रही है ठीक है डिस्काउंटिंग कर देते हैं यूजिंग पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। क्या हमें पोस्ट टैक्स रेट यूज करनी होती है? नहीं। क्या यूज करनी होती है? प्री टैक्स। अब वैसे तो क्या होगा, 30% टैक्स रेट है,
ये माइनस करने के बाद ये रेट 10% आई हुई है, यही मतलब हुआ ना। 30% टैक्स माइनस करने के बाद आपकी रेट कितनी पड़ी है? 10। क्या ग्रॉसिंग अप करके प्री टैक्स बना सकते हो इसे? कैसे बनेगी प्री टैक्स? 10 डिवाइड में 0.7, 0.7 क्यों किया? 30% टैक्स का खर्चा एडजस्ट होने के बाद की रेट है ना ये, मुझे बिफोर टैक्स बनाना है तो मैंने 0.7 से डिवाइड कर दिया, बनती है 14.28%। बट क्वेश्चन ने प्री टैक्स में एक 14 की रेट मान ली, राउंडिंग ऑफ करके 14 बना दिया, जो भी है। जब प्री टैक्स क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कितनी है 14, तो हम 14 यूज कर लेंगे। तो हमें कैश फ्लोज भी प्री टैक्स लेने होते हैं और डिस्काउंटिंग रेट भी क्या यूज करनी होती है? प्री टैक्स। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो हमें नेट सेलिंग प्राइस चाहिए होता है, वो कैलकुलेटेड है इस बार 840। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये निकालना सिखाया था, वैल्यू इन यूज को एज इट इज ले लिया था। इस बार उल्टा हो रहा है, वैल्यू इन यूज हम निकालना सीखेंगे और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है। आपको बताना है इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना है? 9,50,000। और रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ क्या नेट सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? यस। कितना है? नेट सेलिंग प्राइस इज 840। और वैल्यू इन यूज कितना है? सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैंने कल जो क्वेश्चन करवाया उसमें वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस दोनों गिवन थे। आज जो हम करना सीख रहे हैं इन दोनों को निकालना ही तो सीख रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में ये निकालना सीख लिया, अब ये सीख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। सर जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है, 1 2 3, 3 साल आने वाला है। सर 5 बोला था आपने, 5 क्यों नहीं आया? अभी पढ़ के आए सर 5 सालों का कैश फ्लो देखना है, क्वेश्चन 3 क्यों बोल रहे थे? मैक्सिमम 5 साल हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे 3 साल बाद खराब हो जाएगी तो चौथे पांचवें साल कैश फ्लो थोड़ी आ जाएगा, तो 3 साल ही आ रहा है, तो 3 सालों तक कैश फ्लो आएगा। नेट फ्लो ही देखना होता है, नेट फ्लो ही गिवन है। कितना कितना आ रहा है? 3,20,000, 3 लाख और 2,80,000, यही आ रहे हैं। अब हमें इनको एज इट इज जोड़ के ही तो कंपेयर करना होता है, अलग अलग जोड़ना है। एज इट इज जोड़ना अलग अलग, जोड़ना अलग अलग हो जाता है क्या? हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट 10% या 14। क्यों? क्योंकि हमें कौन सी लेनी होती है? प्री टैक्स। क्या मैंने इन इनकम में से टैक्स का खर्चा माइनस किया? क्या मैंने इस इनकम में से टैक्स का खर्चा माइनस किया है? कहां ध्यान है भाई तुम्हारा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो कैश फ्लो मैंने लिए हैं क्या इसमें टैक्स माइनस किया है? नहीं। तो फिर टैक्स रेट में भी क्यों माइनस करेंगे, मतलब डिस्काउंटिंग रेट में, यानी कितने से करेंगे? 14%। निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालोगे? 320 डिवाइड में 1.14 इक्वल टू दबा के मेमोरी प्लस 3 लाख डिवाइड में 1.14, फिर से 1.14 दो बार करोगे इक्वल टू दबाना फिर मेमोरी प्लस। बाकी आप तो बता ही दो क्योंकि आंसर में तो लिखना भी पड़ेगा। 2,80,702, 2,30,840, 1,88,912, 92, टोटल कर लो 7 लाख 2 दे रखा अभी मेरे को तो तुमने। 7,534, ये क्या निकाल लिया हमने? 7,534 रुपए, ये क्या है? वैल्यू इन यूज। और नेट सेलिंग प्राइस क्या था? 840, विच एवर इज हायर। तो बेसिकली 840 विल बी द रिकवरेबल अमाउंट। अब बताओ क्या इंपेयरमेंट होगा? यस। कितना? 110।
तो देयर विल बी इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ₹1,10,000। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अब दोनों चीजें निकालनी आ गई। कैसे निकाली जाती है? नेट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से बेचने के खर्चे माइनस करते हैं, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं होता। एंड सिमिलर वे में जब आप निकालते हो वैल्यू इन यूज, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है और फ्यूचर इनफ्लोस, और मैक्सिमम टेन्योर 5 साल अलाउ करता है, उससे ऊपर का विद जस्टिफिकेशन ले सकते हो। हाँ, जस्टिफाइड का एग्जांपल लाइक मान लो मेरे पास एक मशीन है, पेटेंटेड मशीन है। पेटेंटेड मशीन है मतलब इस मशीन का पेटेंट ले रखा है, कोई और बना नहीं सकता, और मेरा एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि अगले 10 साल तक उसे मुझसे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, 1,00,000 यूनिट हर साल के लिए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, मैंने किसी से पेटेंटेड मशीन ले रखी है और मेरे साथ किसी कस्टमर ने टाई अप कर लिया कि अगले 10 साल तक तुम मुझको 1,00,000 यूनिट बेचोगे। क्या ये जस्टिफाई हो गया? कॉन्ट्रैक्ट है सर पूरा, हमने 1,00,000 यूनिट, इवन कई बार तो सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर देते हैं, सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज, सेलिंग प्राइस भी रहेगा, तो क्या कैश फ्लोज निकल जाएंगे? यस, ये हो गया जस्टिफाई, कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, आपने प्रेजेंट वैल्यू गलत निकाल दी और आपका मतलब आप ये कह रहे हो कि इंपेयरमेंट लॉस, बिकॉज ऑब्वियस है कि आपकी ये वैल्यू थोड़ी भी फ्लक्चुएट करके तो भी नेट सेलिंग प्राइस विल बी द हायर। नंबर इसके कटेंगे, बिकॉज अगर मान लो ये क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ तो हर पार्ट के नंबर थे। अब कहोगे सर वैल्यू इन यूज का तो यूज ही नहीं था क्वेश्चन में, क्योंकि वो तो लोअर वैल्यू थी, बट क्या वो कैलकुलेशन का पार्ट था? यस। तो हो सकता है इस 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो अकेले इस कैलकुलेशन के लिए असाइंड हो। अगर आपने गलती की तो क्या इसका नंबर कटेगा? ऑब्वियस है। मेन आंसर ठीक हुआ, आंसर नंबर मिलेंगे, ये नहीं कह रहा पूरा गलत कर देंगे, लेकिन जो चीज गलत हो गई उसके नंबर कटेंगे, चाहे वो क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट हो गई हो, लेकिन इररिलेवेंट बनाई है हमने कि भाई लोअर वैल्यू इसलिए काम की नहीं है, तो निकालना तो पड़ेगा ना उसके लिए भी, तो नंबर कटेंगे, लेकिन हाँ पूरे नहीं कटेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं इस एएस में इस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है आज तक आईसीए ने कभी नहीं पूछा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है तुम्हारे अटेम्प्ट में इसी का क्वेश्चन आएगा। देखो मेरी गट इंस्टिंक्ट परसों ही मैंने बोला था क्रैश होगा कोर्स बेचने गट इंस्टिंक्ट वाले बीच में 2 साल पहले हुआ था, बहुत ज्यादा। एक दिन मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार मेरे को ऐसे लग रहा है आज यस बैंक जो है ना वो चलेगा, अगले 3 दिनों में 25 से 30% अप था। और अब आपको लगेगा सर ऐसे अपने क्या कुछ भी बड़ाई बना रहे हो, कुछ भी मार रहे हो। और एक और रियलिटी बताऊं, जितने भी इंस्टिक्ट हुए सब में वैसा ही हुआ, और मैंने एक सिंगल पैसा भी नहीं कमाया। सबसे बड़े अफसोस की बात है, जिसके लिए मैंने मेरे दोस्तों से बहुत गालियां भी सुनी है। हाँ, फोमो रह गया। मैं ज्यादा सोच लेता हूँ, ये कई बार समस्या होती है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं ना वे सोचते हैं, अब जैसे हम पढ़े लिखे हैं हमें पता है कि फोमो नाम की भी एक चीज होती है, जिनको नहीं पता वो इतने में लेके बेच के कमा के भी निकल जाएंगे ये भी रियलिटी है। हम ये कहते चले गए क्रैश आएगा, फोमो में नहीं जाऊंगा, वो इतने बंदे फॉर्म में आके पैसा कमा के चले भी गए। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, इफ कैश फ्लोज आर इन फॉरेन करेंसी। ऐसा भी तो हो सकता है सर जो हम माल बेच रहे हैं वो इंडिया में नहीं बिकता, वो यूएसए में बिकता है, एक्सपोर्टर है हम, तो ऐसे केसेस में जो फ्यूचर के कैश फ्लो आएंगे वो फॉरेन करेंसी में आएंगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। अब मेरी बात गौर से सुनना, फिर इसका लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। आज मैं एक्सपोर्ट करता हूं, एक मशीन का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बनाता हूं, और अगले 5 सालों तक एक्सपोर्ट करके यूएसए से मैं सर्टेन डॉलर कमाने वाला हूं। मुझे ये बताओ जब मैं रिकवरेबल अमाउंट निकालूंगा, इंडिया में निकाल रहा हूं, तो क्या मैं उसे डॉलर में कंप्यूट करूंगा या रुपीज में? ऑब्वियस है सर, रुपीज में कंपेयर करोगे, कैरिंग अमाउंट रुपीज में है, मार्केट में बेचने जाओगे इंडिया में तो रुपीज में वसूल होगा पैसा, बस पैसा जो फ्यूचर से यूज करने से आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है, तो आपको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब जरा सोचो, 1 साल बाद जो पैसा आने वाला है वो आज नहीं आने वाला, वो कब आने वाला है? 1 साल बाद। 1 साल बाद डॉलर में आएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, पहला एस्टिमेट तो मैं ये लगा रहा हूं कि डॉलर कितने आएंगे, और दूसरा एस्टिमेट मुझे क्या चाहिए कि 1 साल बाद $1 का भाव क्या हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो?
अगर मैं फ्यूचर में जो डॉलर में पैसा आने वाला है उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने चाहता हूं, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना 1 साल बाद डॉलर का भाव क्या हो जाएगा, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। अब जरा एक बात का लॉजिक लगाओ, तुम्हारे बिजनेस में कैश इनफ्लो कितना होगा उसका एस्टिमेट तो मोटा मोटी फिर भी लगाया जा सकता है, हमें पता होता है हम कितना माल बेचने वाले हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं तो कम से कम मोटा मोटी एस्टिमेट लगाया जा सकता है, लेकिन क्या तुम ये एस्टिमेट लगा सकते हो 1 साल बाद डॉलर का भाव क्या हो जाएगा? ये तो प्योर स्पेकुलेशन हो गया ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो AS28 ने कहा ये सट्टा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो फ्यूचर में डॉलर आने वाला है उसकी एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। आपको क्या मिल जाएगी? आज डॉलर की वैल्यू, यस, और आज का जो भाव है जो है एक्चुअल में उससे रिकन्वर्ट कर लो उसको। तो रादर देन एस्टिमेटिंग फ्यूचर भाव, जो भी आपका फ्यूचर का रेट एक्सचेंज का रहने वाला है उसे एस्टिमेट करने के बजाय क्या करो, जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है डॉलर्स में, उसे डॉलर में ही डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो डॉलर्स में, और फिर उसे कंप्यूट कर दो इंडियन रुपीज में यूजिंग विच रेट, एज ऑन डेट या फ्यूचर की डेट, एज ऑन डेट। बात समझ में आई? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इतना बढ़िया टॉपिक है सीएस का, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, पता नहीं फिर भी ऐसे ने आज तक पूछा क्यों नहीं। अब ये पूछा जाना चाहिए तुम्हारे वाले एग्जाम में, ताकि हमारी की गई मेहनत का फल हमें मिल जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है। एबीसी लिमिटेड ओन्स अ स्पेशलाइज्ड मशीन यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट सेल ओनली, एक्सपोर्ट के लिए यूज होती है सर। कैरिंग अमाउंट मशीन का है 18 लाख रुपए, आपको कैरिंग अमाउंट मिल गया। क्या जरूरत होती है कैरिंग अमाउंट की? इंपेयरमेंट के लिए इसी को तो रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अब एसेट को बेच के क्या मिल सकता है वो गिवन है 16,40,000, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या जिसे नेट सेलिंग प्राइस बोलते हैं वो भी गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है? बस वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज के लिए इसने मेरे को 5 सालों के कैश फ्लो दे दिए, बट प्रॉब्लम इस सर इसने नेट तो दे दिए लेकिन प्री टैक्स दे दिए, इसका मतलब मुझे टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। क्या प्री टैक्स ही लेना होता है? ठीक है, तो प्री टैक्स के लिए आपको 5 सालों के कैश फ्लो दे दिए गए, और क्वेश्चन ने एक और काम अच्छा कर दिया, मेरे को एक्सचेंज रेट भी निकाल के दे दी कि क्या एक्सपेक्टेड रहने वाली है। क्या इसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस और नो? कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं है, हाँ या ना? क्या ये रिलायबल फिगर होते हैं? एएस कहता सट्टा खेल रहे हो क्या तुम? तुम्हें क्या पता 1 साल बाद $1 इतने का हो जाए, और इतना ही पता है तो फिर छोड़ो बिजनेस, यही खरीदो, डॉलर बेचो और खरीदो, और तुम्हें करने की क्या जरूरत है? तो एएस कहता है दिस प्रेडिक्शन शुड नॉट बी मेड, ये प्रेडिक्शन कभी नहीं करनी है। हमें हमेशा कौन सा रेट यूज करना होता है? एज ऑन डेट, जो कि यहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है रेलेवेंट एक्सचेंज रेट आज जो है। तो कैसे निकालें सर? क्या सारे कैश फ्लोज को इसी रेट से कन्वर्ट करें? देखो आंसर सेम पड़ेगा, लेकिन हमें पहले इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है और फिर रेलेवेंट रेट से मल्टीप्लाई। अब यहां पे आप देखोगे आपको प्री टैक्स रेट 12% दे रखी है, डिस्काउंटिंग रेट प्री टैक्स यूज होती है पोस्ट टैक्स प्री टैक्स। चलो तो आपको यहां पे इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, कैलकुलेट करते हैं। आंसर नंबर 5, पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, ईयर, नेट इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12%, ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। बताना जरा कितने कितने डॉलर आने वाले हैं? 35, 34, 33, आगे और ये कैश इनफ्लो डॉलर्स में है। क्या पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा या पहले डिस्काउंटिंग होगी? पहले डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग कर लो 12% के हिसाब से और मुझे टोटल वैल्यू बता दो। 1,24,876 डॉलर। कोई बात नहीं, राउंड ऑफ में करके 1,24,876 कर दिया, ओके। और हम इसके नीचे लिखेंगे भी एज पर AS28 फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स,
फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स आर नेवर एस्टिमेटेड। फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स आर नेवर एस्टिमेटेड, क्योंकि वो हमारे बस का होता ही नहीं है। मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होने वाली चीजों का कभी एस्टिमेशन नहीं लगाया जाता। फ्यूचर कैश फ्लोस आर कंप्यूटेड in foreign currency and reconverted into local currency using spot rate। फॉरेन करेंसी दूसरे देश की करेंसी, लोकल करेंसी हमारे देश की करेंसी, स्पॉट रेट एज ऑन डेट का रेट। सो वैल्यू इन यूज विल बी $1,24,876 इंटू में कितना रेट चल रहा है 83, कितना हो जाएगा 1,03,64,790 रुपए वैल्यू इन यूज आ गई। अच्छा चलो जो भी कर लेना, भी लिख लेना जितना भी आ रहा है, अमाउंट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्या ये बात समझ में आई सभी को? हम कभी भी फ्यूचर की करेंसी रेट को एस्टिमेट नहीं करने की कोशिश करते, बिकॉज वो हमारे बस का है ही नहीं प्रैक्टिकली। इसलिए हमने कहा कि छोड़ो फ्यूचर का रेट एस्टिमेशन करना, करंट रेट से ही हम इसको पूरा इंडियन कैश फ्लोज में बदल देंगे। अच्छा हमारी एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी थी? सिर्फ 18 लाख। अगर मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कंपनी कह रही है नेट सेलिंग प्राइस तो असर्टेनेबल भी नहीं है, क्या कोई जरूरत है? अगर वैल्यू इन यूज हमने निकाली जो ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो क्या नेट सेलिंग प्राइस की जरूरत भी पड़ती? कभी नहीं। ऑलरेडी एक चीज हाइयर है तो फिर रिकवरेबल अमाउंट तो ऑब्वियस उससे ज्यादा ही आएगी, ठीक है। बट इस केस में खैर मुझे नेट सेलिंग प्राइस भी पता है, कितना गिवन था 16,40,000। तो रिकवरेबल अमाउंट इज 1,03,64,790। हेंस नो रिक्वायरमेंट फॉर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट नहीं होगी इस केस में। एसेट विल नॉट बी इम्पेयर्ड। क्या ये सभी को समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसा ही है, वो आपको होमवर्क में करना है। कर लिया क्या नोट? ये एग्जाम्पल 6 होमवर्क है। क्या हुआ, नोट कर रहे थे क्या? एग्जाम्पल 6 होमवर्क में। कौन था ये? क्या हो गया? किस चीज का टाइम हो गया? तुम्हारी घड़ी गलत चलती है क्या? घड़ी गलत चलती है क्या तुम्हारी? 11:11 हुए हैं, अभी टाइम पूरा हो गया। टेस्ट के टाइम पे तो तुम्हें 50 मिनट नहीं लगते, पढ़ाते टाइम तुम्हें 50 मिनट में 5 घंटे दिखने लग जाते हैं। ये होमवर्क का है। लास्ट छोटा सा टॉपिक और करवा रहा हूं। देखो भाई यहां पे देखो सारे, जब हम बस अब बातें नहीं, इस एएस में जो छोटे छोटे सारे पॉइंट है थोड़े से टेक्निकल टाइप के हैं।
नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, 10 क्वेश्चन है टोटल बुक के क्वेश्चन, तो जो आईसीए ने आज तक कभी आईआरटीपी एमटीपी या एग्जाम में कभी पूछे हैं, ज्यादा पूछता नहीं है, बट एक अच्छा एएस है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 5-5 6 नंबर के। तो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी का है, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया, एंड इफ कैरिंग अमाउंट इज हाइयर तो इंपेयरमेंट लॉस होता है, और इंपेयरमेंट लॉस जाता कहां है, एसपीएल में। अब ध्यान रखना, ये हमेशा एसपीएल में जाएगा अनलेस अनलेस देयर इज सम बैलेंस अवेलेबल इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका मतलब अगर उसी एसेट को आपने कभी पहले अपवर्ड रीवैल्यू किया था, अपवर्ड रीवैल्यू करने पर हम क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और वो अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो जब भी इंपेयरमेंट का लॉस होगा, देखो इंपेयरमेंट लॉस का मतलब डाउनवर्ड जाना ही तो हुआ। याद है जब हम पहले अपवर्ड करके डाउनवर्ड ले जाते थे तो लॉस कहां डालते थे, अपवर्ड गई पहले एसेट, उसके बाद डाउनवर्ड गई, तो क्या कहते थे, पहले तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करो और फिर भी बचे तो। यही बात यहां बोली गई है, इंपेयरमेंट इज लाइक डाउनवर्ड वैल्यूएशन आल्सो, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ही है काइंड ऑफ, ठीक है। तो यही बात कही गई है, एंड आफ्टर इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन बाद में किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल नोट कर लेना, बुक में है नहीं, एग्जांपल नोट कर लेना है। A Limited purchased a machine A Limited purchased a machine on 1/4/2023 for ₹10 lakh with useful life 10 years. Depreciation is charged on SLM basis. 10 लाख की एसेट है, 10 साल की लाइफ है, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज करना है। ऑन 31 मार्च 2026 ए लिमिटेड रीवैल्यूड एसेट एट ₹8,40,000 with balance life 7 years. After 2 years, some conditions existed for impairment, and A Limited computed recoverable amount। मैंने आपको सेलिंग प्राइस या फिर वैल्यू न्यूज अलग अलग नहीं दिया, मैंने ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट बोला, तो क्या इसका मतलब मैं हायर फिगर ही बोल रहा होगा, यस। रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू 4,25,000 with balance life 4 years. How would you account in such case? How would you account in such case? A Limited purchased a machine on 1/4/2023 for 10 लाख, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, और डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज होगा। 3 साल बाद एसेट को रीवैल्यू किया गया और उसके 2 साल बाद इंपेयर किया गया। आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो जनरल एंट्री से समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कब अकाउंटिंग एंट्री, क्या हुआ, क्वेश्चन नोट नहीं किया, एक मिनट कर लो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं।
कर लिया नोट? कर लिया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री बताओ कब होगी? सबसे पहली एंट्री होगी 1/4/2023। बताना क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? मशीन की वैल्यू 10 लाख। बीइंग मशीन परचेज्ड। आपने मशीन खरीदी और बुक्स में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद मशीन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा बताना? मशीन की कॉस्ट 10 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ 10 साल, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख। कब लगेगा? 31 मार्च 2024। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अगर आप नेट मेथड फॉलो कर रहे हो, एंड व्हाट इफ आई एम फॉलोइंग ग्रॉस मेथड, तो एंट्री क्या बनती? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चला जाता। फिर मशीन ग्रॉस अमाउंट 10 लाख पे दिखती रहती और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस दिखा दिया जाता। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1 लाख। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। इसके अलावा भी कोई और एंट्री होनी 31 मार्च 24 को? राइट ऑफ। क्या एंट्री बनेगी? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। एसेट की डब्ल्यूडीवी क्या बच गई? 9 लाख। अगला साल आएगा 31 मार्च 25, सेम एंट्री रिपीट होगी। इवन रीवैल्यू किया गया 31 मार्च 26, तो 3 साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 31 मार्च 24, 31 मार्च 25 और 31 मार्च 26। सेम एंट्रीज रिपीट होंगी तीनों सालों में। न्यू डब्ल्यूडीवी बताना कितनी हो चुकी है? 7 लाख रुपए। और अगर आप ग्रॉस मेथड फॉलो कर रहे होगे तो आप दिखाओगे प्लांट एंड मशीनरी एट 10 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख। ऐसे दिखाया जाएगा। दिस इज नेट मेथड, एंड ग्रॉस अगर मेथड आप फॉलो कर रहे होगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। प्लांट 10 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख, डब्ल्यूडीवी 7 लाख। यही होना है। इस डेट पे हमने डिसाइड किया कि एसेट की वैल्यू रीवैल्यू करते हैं अपवर्ड साइड, और रीवैल्यू करके कितना अमाउंट बना दिया हमने? 8,40,000। कितना रीवैल्यू कर लिया? 1,40। अब तुम्हें ध्यान है प्रेजेंटेशन के पर्पज से मैंने यहां भी 2 अप्रोच बताई थी, एलिमिनेशन और रीस्टेटमेंट अप्रोच। कुछ कुछ ध्यान आ रहा है? अगर मैं नेट मेथड फॉलो करता हूं तो मैं कौन से ज्यादा सिंपली कर पाऊंगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो हो ही रखा है, सीधा अपवर्ड वैल्यू कर देते हैं। तो 31 मार्च 26 को रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या की जाएगी? क्या एंट्री की जाएगी? मैंने मशीन यूज किया, प्लांट यूज किया, मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कहां जाएगा ये गेन? रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितने रुपए? 1,40 और 1,40। लेकिन अगर मैं रीस्टेटमेंट अप्रोच फॉलो करना चाहूं तो एंट्री बताना क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट और
टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। हमें कुछ इस टाइप से करना होता है कि जो उनका प्रोपोर्शन है वो क्या रहे, सेम। अल्टीमेटली रीवैल्यू तो 140 से ही होगी। कैसे निकालते थे, ध्यान है। अभी 7 लाख वैल्यू है, बाद में कितनी हो जानी चाहिए, 840 ये होना चाहिए। अभी 7 लाख वैल्यू, बाद में कितनी हो जानी चाहिए, 840। और डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हम, 30%। तो क्या बाद में भी डेप्रिसिएशन 30% होना चाहिए, यस। और ये फिगर फिर कितना बचेगा, 70। इफ 840 is 70%, then what will be 100% फिगर, 12 लाख। तो 12 लाख माइनस 360 करेंगे तो क्या 840 पे पहुंच जाएगा, यस। मैं सिर्फ लिंकिंग करवा रहा हूं, भी वो टॉपिक हमने पढ़ा था, एक बार रिकैप करने के लिए। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे मशीन अकाउंट में, 2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 60,000। ये हमने किया था, ध्यान है ये। चलो, अब इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन कर दिया। अब मुझे ये बताओ, दोनों ही सिनेरियो में अल्टीमेटली न्यू डब्ल्यूडीवी कितनी बचेगी आपकी, 840। अच्छा, नया डेप्रिसिएशन बता सकते हो, क्या अब इसी वैल्यू को बैलेंस लाइफ में अमोर्टाइज किया जाएगा, यस। तो 840 डिवाइड में 7 साल, 120, यानी इसके बाद सर हम 120 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये सारे पॉइंट हमने ये स्टैंड में पढ़े थे कि इसके बाद सर अब नया डेप्रिसिएशन नई वैल्यू पे लगेगा। 31 मार्च 2027 आ गई सर, डेप्रिसिएशन लगाओ, क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना, 120 120 being depreciation charged। और फिर ये डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, एसपीएल में। तो एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, 120 120 being expense written off, being expense written off। क्या इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगा दिया एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन एसपीएल में राइट ऑफ कर दिया, क्या और कोई भी अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है। याद कीजिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो पैसा डाला गया है, मैंने आपको क्या कहा था, या तो इसे एक साथ मार सकते हो, ध्यान आया कुछ कुछ, क्या होगा ऐसे केसेस में, या तो ऑप्शन ये कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा रहने दो, और जिस दिन एसेट बिक जाएगी सारा का सारा पैसा जनरल रिजर्व, यही क्या था। या दूसरा ऑप्शन, थोड़ा थोड़ा हर साल, कितना थोड़ा, एसएलएम बेसिस पे या डेप्रिसिएशन के रेशियो में, डेप्रिसिएशन। और बाई चांस डेप्रिसिएशन का रेशियो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मैं तो एसएलएम ही लगा रहा हूं, तो 120 120 120 यानी 7 सालों में इक्वल इक्वल अमोर्टाइज होगा, यस और नो। और ये डिसीजन भी किसको लेना होता है, कंपनी। अब कंपनी दोनों में से एक चॉइस करती है, दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कौन सा सिलेक्ट करेगी। मैं दोनों के हिसाब से आंसर बनाता हूं। फर्स्ट ऑप्शन, एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। सेकेंड ऑप्शन, ट्रांसफर एट एंड ऑफ लाइफ। दोनों ऑप्शन देता है यस 10 मुझे, और ये डिसाइड कंपनी को करना है कि वो क्या करना चाहती है। पहला ऑप्शन, अगर हमने ये डिसाइड किया कि हर साल थोड़ा थोड़ा, कितना अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला गया था, 140, 7 साल है, सबका रेशियो तो 1:120 डेप्रिसिएशन का तो इक्वली बनेगा, इन्हें हर साल का हिस्सा 20,000। क्या होगा 20,000 का, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के जनरल रिजर्व, ठीक है। तो यानी कि एंट्री बनेगी क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व में ही डाला जाता है, पीएनएल में जाता है, जनरल रिजर्व में। मैंने आपको बताया भी था, ऑल्दो डेप्रिसिएशन भी पहले से फालतू लगा, पहले 1 लाख लगा करता था, अब 120 लगने लग गया। एक्स्ट्रा 20,000 का बर्डन किसको बियर करना पड़ा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का बर्डन किसको बियर करना पड़ा, पीएनएल को।
लेकिन उसका कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको दिया गया? जनरल रिजर्व को। तुम्हें ध्यान हो तो तुमने कहा सर आपने तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व को, फ्री रिजर्व बना दिया, तो क्या हमने कोई गड़बड़ की? सर 20,000 खर्चा भी तो एक्स्ट्रा डाला ही था, कंपनसेट हुआ है, फ्री रिजर्व में गया भी है तो ठीक है। और अगर आप एट द एंड ऑफ लाइफ ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस साल क्या एंट्री होगी इन रिगार्डिंग टू रेवेन्यू रिवैल्यूएशन रिजर्व? कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री, इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। ये 31 मार्च 27 की एंट्री, क्या सेम एंट्री, क्योंकि 2 साल बाद इंपेयर हो रहा है, एक और साल कंटिन्यू रहेगी? यस, एंड 31 मार्च 2028 दोनों साल आपने सेम एंट्रीज को कंटिन्यू किया। बोलो क्या ये क्लियर है? अब मुझे नई WDB बताना, नए बैलेंसेस बता दो। WDB या बैलेंसेस एज ऑन कितनी तारीख आ चुकी है सर? बैलेंसेस एज ऑन 1/4/28 या 31 मार्च 28, एक ही बात है। सबसे पहले मुझे मशीन की वैल्यू बताना कितनी हो चुकी है? मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है? 6 लाख। 840 थी ना, 2 साल 1/20 1/20 2/40 डेप्रिशिएट हो गए, 6 लाख रह गई। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी तो बैलेंस बचा होगा ना? रीवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख क्यों? ये वाले ऑप्शन में 1 लाख है, ऑप्शन 2 फॉलो किया होगा तो सेम, ऑप्शन 1 1 लाख, ऑप्शन 1 में 1 लाख ये वाला ऑप्शन, और ऑप्शन 2 फॉलो किया हो तो एज इट इज 1/40 भी अभी भी पड़ा है। और इसी डेट पे हमने क्या चेक किया सर? रिकवरेबल अमाउंट, वो कितना निकल के आया? 4,25,000। एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 6 लाख। एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 4,25,000। तो बताइए जरा, एसेट इंपेयर होगी या नहीं होगी? यस, सिंस कैरिंग अमाउंट exceeds recoverable amount, since carrying amount exceeds recoverable amount, hence there will be impairment loss of rupees कितने का? 175। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, 6 लाख माइनस 425। क्या यहां तक कोई कैलकुलेशन में दिक्कत? मैंने बेसिक क्वेश्चन चाहे तुम्हें लगने में बड़ा हो, मैंने कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जो हमने पढ़ा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक से अकाउंटिंग की है। क्वेश्चन बड़ा है दिखने में, नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा हो गई है, बट कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़े हुए हैं। क्या यहां तक क्लियर? अब मेन मुद्दा सर, इंपेयरमेंट लॉस। पहली बात, उसकी एंट्री क्या की जाएगी? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री आप कर सकते हो, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 175। क्रेडिट किसे किया जाएगा? अरे भाई अभी तो लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट ऑफ करते टाइम मुद्दा आता है ना कि एसपीएल में भेजे या कहां भेजे। रिकॉर्ड करते टाइम कहां से निकालोगे वैल्यू? सर ऑब्वियस है, मशीन को ही तो डाउनवर्ड लेके जाना है। मशीन में से वैल्यू को निकाला और मशीन को डाउनवर्ड वैल्यू कर दिया। अब मशीन तो 425 पे आ चुकी है। अब मेन मुद्दा सर, ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस कहां ट्रांसफर किया जाए? कहां पे जाएगा? पहला पॉइंट, हमेशा पहले कहां चेक करना है? रिवैल्यूएशन। किसी और एसेट का रिवैल्यूएशन यूज मत कर लेना इसके लिए, इसी एसेट का खुद का कोई रिवैल्यूएशन में पैसा पड़ा है क्या? यस सर, लेकिन वो भी तो अलग अलग है। अगर ऑप्शन 1 फॉलो किया हो हमने तो कितना पैसा पड़ा होगा? 1 लाख। और अगर ऑप्शन 2 फॉलो किया हो तो कितना पड़ा होगा? ठीक है, जैसा भी पड़ा हो। अगर मान लो मैं ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करूं, ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग कितना पड़ा है रिवैल्यूएशन में? 1 लाख। क्या सारा निकाल लेंगे? यस। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। लेकिन सर नुकसान तो 175 का है, बाकी कहां जाएगा? एसपीएल 75,000। तो इंपेयरमेंट लॉस 175। अगर आपने ऑप्शन 1 थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करने की पॉलिसी को ऑप्ट किया होगा तो ऑब्वियस है रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका कम हो चुका होगा,
तो मैक्सिमम सेट ऑफ 1 लाख हो पाएगा, बाकी आपको एसपीएल में डेबिट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ यू हैव फॉलोड ऑप्शन 2, आपने सर कुछ ही नहीं किया था, एज इट इज पड़ा है वो सारा का सारा आपका गेन, तो फिर कितना निकाल पाएंगे? 140 पूरा निकल जाएगा सर, फिर पड़ा है तो। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 140। फिर एसपीएल में इस बार कितना जाएगा? 35 ओनली टू इम्पेयरमेंट लॉस। सर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड ऑप्टेड है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन का रखा है? पता नहीं चल सकता, हमें नहीं पता ऑप्शन 1 फॉलोड है या 2। आप दोनों को करके दिखा दो, अगर टाइम है और आपको लगता है क्वेश्चन की वेटेज भी 7-8 नंबर की है, और अगर लगता है सर क्वेश्चन 5 नंबर में हम ऑलरेडी इतनी सारी अकाउंटिंग करके आए हैं, इससे ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना चाहते, तो नीचे नोट डालो कि हमने ये माना है कि हम हर साल अमोर्टाइज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव वाज आल्सो पॉसिबल। एक आंसर कर दो, अजम्पशन लिख दो, कोई स्टैंडर्ड अजम्पशन नहीं है ऐसे में। बोलो बात समझ में आई? अब इसके बाद डब्ल्यूडीबी कितनी हो चुकी है? एसेट की डब्ल्यूडीबी कितनी हो चुकी है? 425। अब मुझे बता सकते हो फ्यूचर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? कितनी वैल्यू है? 425, और लाइफ है अब 5 नहीं बची हुई, 4 ही है। वैसे 5 बचनी चाहिए थी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वही सेम चलती रहे, नया एस्टिमेट 4 ही कहता है, तो 4 में करेंगे ना राइट ऑफ। 1,06,250। क्या बात समझ में आई? चलो, बस ये था हमारा मुद्दा कि ओवरऑल हम इंपेयरमेंट कैसे डील करते हैं। इसमें हमने एएस 10 का भी 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, और एएस 28 का भी पॉइंट आ गया कि इंपेयरमेंट का लॉस कैसे राइट ऑफ होता है। मेरे को 1 मिनट बुक देना भी, कोई क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 तक हमारे सारे हो चुके हैं, तो एक तो आपको ये रिवाइज करने हैं, एंड होमवर्क में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, बस यही है। एक मिनट, अप टू एग्जाम्पल 6 और ये 4 क्वेश्चन ये करना है, रिवाइज कर लेना। अगला टेस्ट अकाउंट्स में होगा थर्सडे। इस हफ्ते, अब जो हफ्ता आएगा, कॉस्ट का कोई टेस्ट नहीं है, अकाउंट्स का टेस्ट है एएस 16 प्लस एएस 28। 16 अभी किया है बोरोइंग कॉस्ट, और एक ये जो अभी चल रहा है, ये 2 दिन में हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे को टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको अपनी और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए, देखो जिसमें पूरा दिमाग हिल जाएगा, एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ अगर आप इनकी इंटरलिंकिंग चाहते हो, एएस 10, 16, 26, 28, क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे चाहिए किसी को? किसी की इच्छा हो कि सर ऐसे भी करवा दो, दिमाग पूरा, देखो ये मत कर लेना कॉन्फिडेंस डाउन कर लो कभी, एग्जाम वाले लेवल के उससे ज्यादा कवरेज करवाइए। मैं जितने भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल है क्वेश्चन आज तक ऐसे ने पूछे नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा कवरेज के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को और ज्यादा लिंकेज भी समझनी है, तो मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूँ जिसमें सारे एएस इकट्ठे लग रहे हो, है मन, और टेस्ट ही रख लेते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट हर जगह पब्लिश भी की जाए चलो, मैं ना इन चारों एएस को मिला के 3 क्वेश्चन बनाऊंगा बढ़िया वाले, ठीक है, और वो ट्राई करके देखना। लेकिन अगेन एक ही बात बोल रहा हूं, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि सर हमें तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि वैसे भी नहीं आता है कह रहे सर जुड़ते नहीं, हम वैसे भी मानते हैं हमें कुछ नहीं आता है। बहुत नालायक हो भाई तुम तो, सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो कि सर कुछ नहीं आता है।
अभी इस क्लास में ठीक है, मेरे आगे बोलो और किसी आगे मत बोलना।